हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VBT। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, इस थ्योरी को प्रपोज किया था हिटलर और लंदन ने, और इसका आगे जो डेवलपमेंट है वो किया था पाउली और स्लैटर ने। ये जो थ्योरी है टोटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पर बेस्ड है। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1 फर्स्ट है कि इसमें बोला गया कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। समझिए ना कि एटम्स की जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझे बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध बनता है। और वैसे भी हमने ओवरलैपिंग में देखा है कि ओवरलैपिंग तभी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब वो क्या हो, हाफ फिल्ड हो, और उनके बीच में जब ओवरलैपिंग होती है इस तरह की हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तब बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है कि जो ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। मतलब है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे के पास आते हैं और ओवरलैपिंग करनी है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अपोजिट साइन वाली क्या होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों कि दो कक्षक जो अतिव्यापन कर रहे हैं और जो अर्धपूरित हैं उनमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट यही है कि द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट साइन। मतलब है कि अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम एक डायग्राम से समझेंगे अच्छी तरह से इससे। फिर थर्ड है कि जो ओवरलैपिंग होती है, अभी तक आप देख रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये किसके होते हैं, मतलब किस ऑर्बिट के। तो ये बता दूं कि जो थर्ड पोस्टुलेट है वो यही बताता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड हो रही हैं या ओवरलैपिंग कर रही हैं वो केवल वैलेंसी सेल से रिलेटेड होती हैं। इंटरनल ऑर्बिटल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहाँ पर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वही ओवरलैपिंग करती हैं और उनकी ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी सेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग द इनर ऑर्बिटल्स ऑफ, ठीक है, एटम रिमेन अनचेंज्ड। समझिए बच्चों कि केवल संयोजी कोष के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, परमाणुीय कक्षक हैं, केवल वही अतिव्यापन करते हैं। आंतरिक कक्ष या आंतरिक कोषों के जो कक्षक हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां तक बात समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करती हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसका लॉस नहीं होता। अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। केवल क्या होता है कि जहां ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वहां पर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्लाउड बनता है जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को वो बॉन्डेड करके रखता है। अर्थात वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और इस तरह से दोनों न्यूक्लियस या दोनों एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। तो यही लिखा है कि ड्यूरिंग ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ओनली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेंसिटी क्लाउड या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप्ड बिटवीन द टू एटम्स which bonded atomic orbitals by electrostatic attraction between, ठीक है,
attraction between electron cloud atomic which bonded atomic orbital by electrostatic attraction, ठीक है, और between electron cloud and nuclei of both atoms। समझ गए बच्चों कि अति व्यापन में परमाणु कक्षक अपनी पहचान नहीं खोते हैं, केवल उच्च इलेक्ट्रॉन अब दोनों परमाणुओं के मध्य बन जाता है, जिससे दोनों परमाणु कक्षक इलेक्ट्रॉन अभ्र एवं नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण से बंध जाते हैं। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है एक एटम और एक ये है एटम, ये इनकी मान लिया जाए एटॉमिक ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की, दोनों के इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन रखते हैं, इनमें ओवरलैपिंग हुई तो इस तरह से ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में चूंकि निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से दोनों एटम एक दूसरे से क्या हो गए, बॉन्डेड हो गए, और ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। समझ गए बच्चों? और इस तरह से दोनों एटम एक दूसरे से क्या बने हुए हैं, बॉन्डेड है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये अपनी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी को खो नहीं रहे हैं, मतलब लूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसी तरह से दिख रहे हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखोगे तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। हम कहें कि यहाँ पर क्लाउड थोड़ा कम रहेगा और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, जबकि अभी यहाँ पर जो क्लाउड था वो इस तरह से था। ओके, तो आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ सी दिख रही थी, मैं फिर से समझा दूं कि ड्यूरिंग ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी ओनली मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप बिटवीन द टू एटम्स व्हिच बॉन्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन व्हिच डेवलप्ड, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम। मतलब ये है कि ये जो क्लाउड बन गया दोनों एटम के बीच में, यही इन दोनों एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करता है, बॉन्डेड रखता है। तो आप इसे नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी ओवरलैपिंग की एक्सटेंट पर, मतलब एक्सटेंट पर, कि कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर साइज बड़ी है तो ओवरलैपिंग जो है ज़्यादा एक्सटेंट की होगी। जैसे एस एस ओवरलैपिंग है, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट या बड़ी ओवरलैपिंग कौन सी होगी, एस पी। उससे ज़्यादा एक्सटेंट वाली ओवरलैपिंग किसमें होगी, पी और पी। तो यही लिखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। समझ गए ना? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब कितना ज़्यादा रीजन उनका ओवरलैपिंग कर रहा है। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग, ठीक है, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ, या ग्रेटर इज द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखो इस तरह से, मतलब जैसे एस और एस हो, सिग्मा एस बना, ठीक है, और अगर हम एस और पी ओवरलैपिंग और पी ओवरलैपिंग देखें तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ओवरलैपिंग हुई है, सबसे ज्यादा एक्सटेंट ओवरलैपिंग इसमें होगी, फिर उससे कम इसमें और इससे कम इसमें। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। समझ गए बच्चों कि सहसंयोजी बंध की जो सामर्थ्य है वो अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। ज्यादा अतिव्यापन तो बंध की प्रबलता ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। समझ गए ना? जैसे ऐसा अतिव्यापन है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना एसपी में होगा, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें होगा पीपी ओवरलैपिंग में। फिर आता है कि जब ओवरलैपिंग हो चुकी होती है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो जाने के बाद दोनों जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड रहती है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहलाती है। इससे अंदर की तरफ न्यूक्लियाई आए तो एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे बाहर की तरफ जाए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या कम हो बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें मिनिमम एनर्जी का एक पॉइंट बनता है और इसमें जब ओवरलैपिंग होती है तो एनर्जी रिलीज्ड भी होती है।
वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। ये एटम को ये मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, या कहें कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। इसी के कारण जो मॉलिक्यूल है वो एटम से कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यही लिखा है अतिव्यापन के पश्चात दोनों नाभिकों के बीच की दूरी निश्चित रहती है, जिसे बंध लंबाई कहते हैं। अतिव्यापन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे बंध ऊर्जा कहते हैं। समझ गए बच्चों कि आफ्टर ओवरलैपिंग डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, एटम्स remains fixed which called bond length, समझ गए ना, ये है, and some energy released during overlapping which called bond energy, which provide stability for molecule। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे आप, इसका डायग्राम आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, बीबीटी के बेस पर हम H2 के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। H2 का जो फॉर्मेशन होता है तो दो हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब दो हाइड्रोजन एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट S1 जो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, अगर उनमें अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब तो इनके जैसे जैसे ये पास आएंगे, जो है सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है अट्रैक्शन के कारण लगातार पास आते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, वहां पर ओवरलैपिंग हो जाती है। उस समय दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। और वहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है इनिशियल लेवल से लेके और बॉन्ड फॉर्मेशन तक, उतना वो कहलाता है क्या, उस सिस्टम की बॉन्ड एनर्जी। अगर हम ये देखें कि सेम स्पिन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पास लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि बीबीटी थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब क्या हो, जो है अपोजिट स्पिन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि H2 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स व्हेन टू न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन द अपोजिट स्पिन स्टार्ट approaching each other, the potential energy of system decreases and at the some distance between the two nuclei potential energy becomes minimum, ठीक है। This distance is called bond length, but atoms with the same spin still closer, the potential energy increases due to repulsion between two nuclei and overlapping not possible। समझ गए बच्चों कि जब हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो दो हाइड्रोजन परमाणु पास में आते हैं, उनके विपरीत इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं, तब H2 बनता है। H2 के बनने में जब दो हाइड्रोजन एटम जिनमें अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो पास आते हैं तो पहले तंत्र की स्थितिज ऊर्जा घटेगी और एक निश्चित डिस्टेंस, जब नाभिकों के बीच की दूरी एक निश्चित हो जाएगी, तब उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और वहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से वहाँ जो डिस्टेंस न्यूक्लियाई के बीच की जो फिक्स है वो कहलाती है बॉन्ड लेंथ, और जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है या उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये देखा गया कि सेम चक्रण वाले हाइड्रोजन एटम अगर पास लाया जाए तो उनमें किसी भी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो आपने ये सब लिख लिया होगा, देखो मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूँ पूरा अच्छी तरह से। ये थ्योरेटिकली जो लिखा हुआ है इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा H2 के बीच में, और उस समय जो बॉन्ड एनर्जी है कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगी। तो देखो इस तरह से अगर हम यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डायग्राम लें कि यहाँ पर हम ले लें पोटेंशियल एनर्जी, ये मान लो 0 लेवल है, और यहाँ पर है इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मान लिया जाए कि ये लेवल है जिसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एक एटम ये है हाइड्रोजन एटम और इनमें अपोजिट स्पिन है, मान लो ये H है और ये H है। अब इनको जैसे जैसे हम इनको पास लाएंगे
तो ऐसा एक ग्राफ आएगा। देखो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे आप जैसे यहाँ पर थे, मान लो हम इसको और अच्छे से इस तरह से समझें कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इनकी डिस्टेंस ये थी। फिर आप इस पॉइंट पर लाए, मान लो अब यहाँ डिस्टेंस ये हो गई, या हम इनके अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लेके चले, ठीक है। फिर और पास लाए आप, यहाँ पर ये काफी नजदीक आ गए, और यहाँ पर आने पर इनमें क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, जब न्यूक्लियस की ये जो डिस्टेंस है 0.76 एंगस्ट्रॉम होती है, ये फिक्स हो जाती है, समझिए बच्चों। उस समय जो एनर्जी होती है पोटेंशियल, वो है -345 किलो जूल पर मोल। इसके बाद देखो ये कहता है कि जैसे जैसे अपोजिट स्पिन वाले आप हाइड्रोजन एटम्स को पास लाते जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी, उनमें अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। अब चाहे वो H एटम्स हों या कोई भी अदर एटम्स हों, उनके बीच में अगर अपोजिट स्पिन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उनको पास लाया जाए तो उनमें अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। इस ओवरलैपिंग में ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी। यही डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, लूज नहीं करते। अब ये कह रहा है कि अगर आप इस डिस्टेंस को जरा सा भी डिक्रीज करोगे इसके बाद, तो एनर्जी एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब हम दो न्यूक्लियस को जब बॉन्ड बन गया उसके बाद पास लाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि रिपल्सन होगा, और इस तरह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि ये है इक्विलिब्रियम स्टेट। इससे पहले या इससे बाद सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और एक ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ये तब बनता है जब आप सेम, तो ये जो है, ठीक है बच्चों, ये है अपोजिट स्पिन ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ये है सेम स्पिन ऑर्बिटल्स। इनको पास लाया जाए तो इनमें लगातार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इनमें कभी भी क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, और इस तरह से उसका ग्राफ चलेगा। जबकि अपोजिट स्पिन में इस तरह से एनर्जी डिक्रीज होगी। और यही बीबीटी कहता है कि अपोजिट स्पिन वाले जब ऑर्बिटल से एक दूसरे के पास आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ फिक्स हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी। जो बॉन्ड लेंथ है उस समय कुछ एनर्जी का लॉस होगा सिस्टम की, जो उसकी बॉन्ड एनर्जी है। जैसे H2 के लिए ये है, तो ये क्या हो गई, H2 की ये हो गई क्या, बॉन्ड एनर्जी, इस तरह से, जो कि 435 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी है। इस डिस्टेंस के पहले या इस डिस्टेंस के बाद सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड बनने के बाद आप न्यूक्लियस को और पास लाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन वाले अगर ऑर्बिटल्स पास आते हैं तो उसमें लगातार रिपल्सन होगा, बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये डायग्राम किसको बताता है बच्चों, H2 के फॉर्मेशन को। समझ गए बच्चों, इस विपरीत चक्रण वाले जब परमाणविक कक्षक पास लाते हैं तो उनमें लगातार आकर्षण बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों ओवरलैपिंग कर जाएंगे, अतिव्यापन कर देंगे। वहां नाभिकों के बीच की दूरी स्थिर हो जाएगी, वो है 0.76 एंगस्ट्रॉम, जो कि इसकी बॉन्ड लेंथ है H2 की। मतलब अब यहाँ पर H और H इस तरह से जुड़ गए, समझ गए ना। और इसके बाद अगर आप जरा सा भी इनके बीच की डिस्टेंस घटाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी। ये वाला कहता है कि समान चक्रण के हाइड्रोजन को पास लाओगे तो उनमें अतिव्यापन नहीं होगा, चाहे कितना भी आप फोर्स लगा दें। तो यही बीबीटी का कॉन्सेप्ट है कि विपरीत चक्रण अपोजिट स्पिन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से ही ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पहले आप इसे बना लें। अब देखो बच्चों, कुछ लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी के। पहला ये है कि ये O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं बता सकता। O2, O2+, O2-, इनके पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर O2 का फॉर्मेशन होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा बीबीटी के अनुसार। फिर भी ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, इसका मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बीबीटी के बेस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा है कि H2+, He2+, इनकी एग्जिस्टेंस को नहीं बता सकता। समझ गए बच्चों,
कि H2+ ये कैसे बनते हैं, ये क्यों अस्तित्व में होते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन बीबीटी में नहीं है। कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बंध के दिशात्मक गुण को नहीं बता सकता, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो जटिल अणु हैं उनको निर्माण उनका कैसे होता है, जो तो उनको हम इस थ्योरी से बीबीटी से नॉर्मल बीबीटी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा बीबीटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेंगे, तो आप इसको नोट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।